वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जो प्रश्न बैंक जारी किया गया था उसके संबंध में मैंने अलग अलग चैप्टर्स वाइज वीडियो बना रखे हैं। आज बात करेंगे समकालीन देशों में सुरक्षा, इस अध्याय से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह है उनके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से परंपरागत सुरक्षा का नीति का तत्व कौन सा है? तो ये सारे इसमें परंपरागत सुरक्षा में आते हैं, जैसे शक्ति संतुलन है, गठबंधन बनाना और अवरोध की नीति। तो इसका आंसर हो गया ये सभी। अगला प्रश्न है 1950 के दशक में वियतनाम समस्या से जूझने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। 1950 के दशक की बात है। अगला है 1960 के दशक में केनिया समस्या से जूझने वाला देश कौन सा था? तो केनिया संकट से उसका जो संबंध था वो ब्रिटेन से था। अगला प्रश्न, निम्न में से सैन्य शक्ति का आधार क्या है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आर्थिक और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल संधि 1972 की थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी, क्योंकि उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अगला है निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? तो जैसे हथियारों को जमा करना, बफर राज्यों का निर्माण और राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, ये तो शक्ति संतुलन की तकनीक है, लेकिन अनुनय की जो विधियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है जैविक हथियार संधि कब अस्तित्व में आई? तो जैविक हथियार संधि है बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी, वो 1972 में अस्तित्व में आई। अब इसमें जैसे आपको मिलान करना है तो यहाँ जैसे बायोलॉजिकल वेपन संधि है अभी जैसे 1972 का, केमिकल वेपन संधि कब हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब हुई और वियना कन्वेंशन कब हुई? तो इसका यहाँ मैंने आप उत्तर ही सीधे दे दिए कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1968 में हुई, केमिकल वेपन संधि 1972, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन 1992 में और वियना कन्वेंशन 1988 में। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी अफ्रीका को एक गरीब देश बनाने में महत्वपूर्ण घटक रही? तो HIV एड्स है, उसके कारण अफ्रीका में आज भी गरीबी काफी बड़ी मात्रा में है। अगला है 1990 के दशक में ब्रिटेन में निम्न में से किस महामारी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ? तो 1990 में ब्रिटेन में जो बीमारी फैली थी वो थी मैड काऊ। अगला प्रश्न, तुत्सी और हुतू जनजातियां किस देश में पाई जाती है? तो तुत्सु और हुतू जनजातियां हैं वो रवांडा देश में पाई जाती है। अफ्रीका का एक देश है रवांडा, वहां पाई जाती है। अगला है दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, क्योंकि सहारा मरुस्थल तो लगभग वीरान सुनसान टाइप है, बहुत कम आबादी है, उसके दक्षिणवर्ती क्षेत्र है वहां संघर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। अब है जैसे ये कुछ प्रश्न है, अब इनके मैं सीधे पहले एक बार आपको ये उत्तर बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 1968 है मानवता की सुरक्षा, विश्व रक्षा, अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति, मालदीव, अफ्रीका और 6 देश भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अवरोध और 1997। अब जैसे पहला जो प्रश्न था कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो 1968 में। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है मानवता की रक्षा के लिए व्यापकतम नजरिए में जोर खाली जगह और खाली जगह पर दिया जाता है। तो जोर किस पे दिया जाता है? तो इस पे 3 है, अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पे जोर दिया जाता है। चौथा प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि अगर समुद्र तल से 2 मीटर ऊंचा उठता है तो कौन सा देश है पूरा समुद्र मिल जाएगा? तो मालदीव जो देश है वो समुद्र के मतलब एक तरह से द्वीपीय देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर समुद्र का लेवल 2 मीटर ऊंचा उठ जाता है तो पूरा देश है वो समुद्र में समा जाएगा। और इसके लिए विश्व को संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक रूप में मालदीव की जो कैबिनेट ने एक बार जो बैठक की थी समुद्र के अंदर जाकर के, वो इसी संदर्भ में थी। अगला है HIV एड्स के सर्वाधिक रोगी किस महाद्वीप में? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% किन देशों में हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो 6 देशों में, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अगला है सुरक्षा की नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको अवरोध कहा जाता है। सुरक्षा की नीति जिसका संबंध युद्ध की आशंका से रोकना हो तो उसको अवरोध कहा जाता है। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? इसका आंसर है 1997 में। अब है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। अगला प्रश्न है युद्ध की स्थिति में किसी देश के कौन से केंद्रीय मूल्य खतरे में आ जाते हैं? तो आम स्त्री पुरुषों के जो केंद्रीय मूल्य वो खतरे में आ जाते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? तो 1972 में। आंतरिक हिंसा के खतरों से निपटने के लिए बनी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक व्यवस्था के लिए जो भी है उसको सरकार कहा जाता है। नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की बड़ी चुनौती क्या थी? तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष। पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के 2 तत्व है, तो एक तो है शक्ति संतुलन, दूसरा गठबंधन बनाना। अगला प्रश्न है
किस शासन व्यवस्था में गरीब और वंचित नागरिक भी अपनी आवाज उठा सकते हैं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति है वो अपनी आवाज उठा सकता है। मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो उसका प्राथमिक लक्ष्य है व्यक्तियों की सुरक्षा। अब महासागरों के बढ़ते जल स्तर से यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण सबसे ज्यादा खतरा किन देशों का है? तो एशिया की बात करें तो एशिया में जो देश है जैसे मालदीव द्वीपीय देश है और बांग्लादेश, उसकी काफी बड़ी सीमा है, समुद्र से लगती है। तो समुद्र तल अगर ऊपर उठता है तो इन दो देशों का काफी बड़ा हिस्सा है वो समुद्र में डूब जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो विश्व सुरक्षा का आशय है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स जैसे असाध्य रोगों पर रोक लगाना। अगला प्रश्न, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो दो पक्ष है, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। नेक्स्ट है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं? तो जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि के कारण किसी स्थान से अपना मूल निवास छोड़कर अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर ही रह रहे हैं, यानी देश छोड़कर नहीं जा रहे लेकिन अपना मूल स्थान छोड़ करके जा रहे हैं, उनको आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है। यानी विस्थापित तो हुए लेकिन वो देश के अंदर ही हुए, तो आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाते हैं। अगला है, भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित जन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो जैसे 1990 के दशक में शुरुआती वर्षों में हिंसा से बचने के लिए जो कश्मीर घाटी में कई जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर को छोड़ करके दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित हुए थे। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण हो गया आंतरिक रूप से विस्थापित जन का। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए तो 1997 में। अपारंपरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा सैन्य खतरों से संबंधित नहीं होकर के मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों और अर्थात मानवता की सुरक्षा से है। अगला प्रश्न, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना या उनको नष्ट करना, शस्त्रों को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो जैसे जापान का शहर था, वहां एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसमें वैश्विक ताप प्रवृत्ति यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, एक संधि हुई थी जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। एंटी बैलिस्टिक संधि कब और क्यों की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य में, जो सोवियत संघ था उस समय, उसके मध्य में बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक संधि स्थापित की गई थी। अवरोध नीति क्या है? तो युद्ध की आशंका को रोकने कोई सुरक्षा जो नीति है उसी को अवरोध की नीति कहा जाता है। अब कुछ लघुतरात्मक प्रश्न, बुनियादी तौर पर किसी सरकार पर युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प होते हैं? तो बुनियादी तौर पर युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि आत्मसमर्पण करना और दूसरे पक्ष से बात को किए बिना युद्ध को मान लेना यानी हार मान लेना। दूसरा है युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम करके ये हमला करने से रुक जाए। और तीसरा कि यदि युद्ध हो भी जाए तो अपनी रक्षा या हमलावर को पराजित कर देना। आतंकवाद से क्या तात्पर्य है? तो आतंकवाद का अभिप्राय है राजनीतिक हिंसा और जिसका निशाना निर्दोष आम नागरिक होते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि समाज में दहशत पैदा की जा सके। और आतंकवाद की कुछ चिर परिचित तकनीकें हैं जैसे विमान अपहरण है, भीड़ भरी जगहों पर, रेलवे स्टेशन वगैरह, होटल बाजार, धर्मस्थल आदि पे बम विस्फोट वगैरह करना। कुल मिलाकर के आतंकवाद एक राजनीतिक हिंसा का एक प्रकार होता है और जिसमें सामान्य रूप से निर्दोष नागरिक है वो मारे जाते हैं। अगला है सहयोग मूलक सुरक्षा में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो सकते हैं? तो सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन शामिल हो सकते हैं। अगला है, भारत की सुरक्षा नीति के कोई दो रणनीति के कोई दो घटक बताइए। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के दो घटक है। पहला तो है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अपने चारों ओर परमाणु हथियारों से लैस जो विदेश है उनको देखते हुए भारत ने 1974 में पोखरण में और दोबारा 1998 में, पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी 98 में प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमता का विकास किया। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति हमेशा अपनाई है। अगला प्रश्न है, अप्रोच से आप क्या समझते हैं? तो युद्ध की आशंका को रोकने की सुरक्षा नीति को अप्रोच कहा जाता है और इसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं ताकि दूसरा पक्ष है वो सहम कर हमला करने से रुक जाए। तो ये है अवरोध की नीति। अगला है, शक्ति संतुलन से क्या तात्पर्य है? तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि आपात स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने संभावित शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले से ही अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करना, यानी अपनी शक्ति को संतुलित करना, यानी सामने वाले देश की बराबर शक्ति और उसे अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है। और शक्ति संतुलन की स्थिति में शत्रु को करारा जवाब दिया जा सकता है। तो ये जो शीत युद्ध के दौरान ये मामला काफी ज्यादा चर्चित रहा।
अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण से जुड़ी जिन संधियों पर हस्ताक्षर किए उनको आपको बताना है। तो अमेरिका और सोवियत संघ में जो संधियां हुई उसमें सामरिक अस्त्र संधि सेकंड, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि शामिल है। इसके अलावा 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है, ये भी मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने से रोकना था। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आगे भी आपके काम आएगा, अप्रवासी शरणार्थी और आंतरिक विस्थापित में अंतर स्थापित करना है या अंतर स्पष्ट करना है। तो अप्रवासी का मतलब हो गया वो जो व्यक्ति अपनी इच्छा या मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, अपना देश छोड़ते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अप्रवासी कहते हैं। यानी कोई लोग व्यापार नौकरी के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। शरणार्थी का मतलब हो गया कि वे व्यक्ति जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा पर या राजनीतिक उत्पीड़न पर या किसी अन्य संघर्ष के कारण अपना देश या अपना निवास स्वदेश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाता है। तीसरा है आंतरिक रूप से विस्थापित। आंतरिक रूप से विस्थापित का मतलब हो गया कि देश छोड़कर नहीं जाते, उसी देश के किसी दूसरे भाग में चले जाते हैं। जैसे आंतरिक विस्थापित जन उन्हें कहा जाता है जो अकेले राजनीतिक उत्पीड़न, जाति हिंसा आदि के कारण अपने मूल स्थान से निवास से विस्थापित तो हो चुके हो, परंतु उन्होंने उसी देश में किसी भाग पे शरणार्थी के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया। जैसे कश्मीरी पंडितों का जो उदाहरण था, ये आंतरिक विस्थापन आएगा, जैसे वो ये इसमें उदाहरण भी दे दिया। अगला है संयुक्त मुल्क सुरक्षा में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो सकते हैं। तो संयुक्त मुल्क सुरक्षा वर्तमान में संदर्भ में संयुक्त मुल्क सुरक्षा पर जोर दिया जाता है और सुरक्षा पर मंडराते अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की अपेक्षा आपसी सहयोग की आवश्यकता है और विभिन्न देशों के मध्य सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय या वैश्विक हो सकता है और ये सहयोग खतरे की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और सहयोग मुल्क सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, निजी संगठन, दानदाता, चर्च, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, व्यावसायिक और निगम वगैरह और जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो सकती है। अगला है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं और मानवाधिकार को कितनी कोटियों में रखा गया है। तो मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का वो एक समूह है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है और एक मानव होने के नाते अपने को जो अधिकार प्राप्त होते हैं। हम सभी को समानता, गरिमा, सम्मान के साथ रहने या जीने का अधिकार है और ये प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, जाति, धर्म, वंश, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना मिलने चाहिए। अब मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। प्रथम कोटि में राजनीतिक अधिकार है, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सभा करने की स्वतंत्रता है। दूसरी कोटि है वो आर्थिक सामाजिक अधिकारों की है, पहली राजनीतिक अधिकार, दूसरे आर्थिक सामाजिक अधिकार। और तृतीय कोटि में उपनिवेशीकृत जनता या जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है वैश्विक स्तर पर बढ़ती असमानता के प्रमुख कारण क्या है। तो विश्व लेवल पे लोगों के बीच में असमानता बढ़ रही है। इसका जो प्रमुख कारण है कि कुछ व्यक्ति तो उच्च आय वर्ग के हैं, कुछ बहुत ज्यादा कम के हैं। इसके अलावा जनसंख्या में कम वृद्धि के कारण धनी देश या सामूहिक समूह में लोग और धनी बन रहे हैं और गरीब है और गरीब बन रहे हैं। तो ये कुछ कारण है। अगला है परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों को लिख कीजिए। तो परंपरागत सुरक्षा के 4 तत्व कौन से हैं। परंपरागत खतरे, दूसरा है युद्ध, तीसरा है शक्ति संतुलन और चौथा है गठबंधन करना। अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है। तो जैसे विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, इसका उदाहरण देना है। तो ये सत्य है कि विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। इसके संबंध में आपको विस्तार से थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। अगला प्रश्न मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो ये भी प्रश्न बड़े हैं, तो मैं इनकी PDF अगर आप कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम पे दे दूंगा। परमाणु अप्रसार संधि पे भी आपको एक लेख लिखना है। तो उस पर हस्ताक्षर 1968 में किए गए और वर्तमान में 191 देश इसके सदस्य है। इसके अलावा इसके संबंध में जो भी कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके संबंध में लिखना है। अगला प्रश्न है गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरे के बारे में किन्हीं 4 स्रोतों को लिखिए। तो गैर पारंपरिक खतरों में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापकरण है, ताप वृद्धि है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और इसके अलावा प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण, ये भी कुछ जो बिंदु है वो है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो था समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये पूरा हुआ। अगले वीडियो में अन्य जो भी चैप्टर जो रह गए हैं उनके बारे में बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो बना करके प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।